नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित राय। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की उस रैली के बारे में, जिन्होंने बिहार के झंझारपुर में संबोधित किया। पहलगाम अटैक के बाद कल सीसीएस ने कुछ बड़े फैसले किए, 5 बड़े फैसले किए, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड रखा गया है और इसके अलावा इंडिया में पाकिस्तान हाई कमीशन को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान में जो इंडिया हाई कमीशन है, उसमें जो स्ट्रेंथ है, उसको घटा दी गई है। अटारी बॉर्डर को जो है उसको चेक पोस्ट जो है उसको बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को जो वीजा पे इंडिया थे उनको कहा गया है कि वो भारत छोड़े, और जो इंडियन सिटीजन्स जो पाकिस्तान में हैं उनको ये कहा गया है कि 1 मई तक आपके पास समय विंडो है और आप 1 मई तक जो है भारत वापस करें। यानी कि इन 5 स्टेप्स के ज़रिए भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को पूरी तरीके से घेरने की और उसको जवाब देने की कोशिश की गई है, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के। लेकिन अभी यहाँ तक बता दें कि सरकार की तरफ से पाकिस्तान को साफ तौर पर ये बताया गया है, कहा गया है कि आपकी ज़मीन का बेजा इस्तेमाल आतंकियों ने किया है और जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हालाँकि आतंकी संगठन को लेकर के, उसके नाम को लेकर के अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है, फिर भी टीआरएफ का नाम सामने आ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो तो केवल मुखौटा है, असली पूरी घटना को अंजाम लश्कर-ए-तैयबा ने दिया है। तो इसमें जाँच चल रही है, सब कुछ चल रहा है। इन सब के बीच झंझारपुर में प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 बड़ी बातें कही। पहलगाम को लेकर के बहुत सारी बातें कही, लेकिन उसमें 2-3 बातें कही कि आतंकी जो पहलगाम के गुनहगार हैं, वो धरती के किसी भी कोने में हों, हम उनको खोज निकालेंगे। आतंक के आकाओं पर ऐसी चोट करेंगे कि उनकी कमर टूट जाएगी, मतलब पूरी तरीके से उनको नेस्तनाबूद कर देंगे। और इसी तरीके से फिर बोला जो है कि जो बची खुची ज़मीन है, अब वो समय आ गया है कि उनको मिट्टी में मिला दिया जाए। और मिट्टी में मिलाने का जब उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, तो शायद बहुत लोगों को याद आ रहा था कि किस तरीके से यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने भी इस शब्द का इस्तेमाल अतीक अहमद के लिए किया था। खैर, इन सब के बीच इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष कुमार हैं। मनीष, ये झंझारपुर में पंचायती राज दिवस पे मतलब मौका था, रैली भी थी, बिहार को सौगात भी दिया, घर भी दिए, सब कुछ किया और साथ में पहलगाम पर एक्सपेक्टेड था कि प्राइम मिनिस्टर ज़रूर बोलेंगे और उन्होंने बोला भी। तो ये जो केवल बोली तक ही सीमित है या वास्तव में धरातल पर वो सारी चीज़ें जो उन्होंने कहा है, वो नज़र भी आएगी? देखिए ललित जी, इसके दो एस्पेक्ट मैं इसको देखता हूँ। ये बयान, लेकिन आप देखिए इसको बिहार में क्यों चुना गया जगह। ये तो तय बात है कि पहले से उनकी रैली थी, लेकिन आपको पता है कि उनकी रैली एक कानपुर में भी, आज उनका कानपुर में भी सभा था, होना था। लेकिन क्योंकि कानपुर मेट्रो के पर, भी एक मेट्रो से संबंधित। बिल्कुल, तो कानपुर में भी कानपुर के एक व्यक्ति की मौत हो गई है, बहुत ही युवा है। 2 महीने या 3 महीने पहले शायद उसकी शादी हुई थी और एकदम। उसकी भी पहलगाम में हत्या कर दी गई। तो प्रधानमंत्री ने कानपुर जाना अवॉइड किया और वो बिहार गए, मधुबनी में। और आपको पता है कि इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव है। बहुत जोर-शोर से बिहार बीजेपी, जेडीयू ने वहाँ पे तैयारी की थी। हर मंत्री को, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि उनको टारगेट दिया गया था कि कितने संख्या में वहाँ पे लोगों को जुटाने हैं। तो पॉलिटिकल रैली था, लेकिन ये तय था कि कल से ही कि बिहार में जाएँगे प्रधानमंत्री। और जो बीजेपी के सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही थी कि वहाँ पे बहुत ही कड़ा जवाब जो है वो पाकिस्तान के लिए और आतंक के आकाओं को संदेश दिया जाएगा। और उस मंच का भरपूर उन्होंने इस्तेमाल भी किया। 2 मिनट की, हालाँकि वहाँ पे मौन सभी ने वहाँ पे रखा, मौन रखकर वहाँ पे सबको श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद उन्होंने कहा, जैसा आपने बताया भी, कि मिट्टी में मिला देंगे। और 140 करोड़ देशवासियों की जो इच्छा शक्ति है, तो इन आतंक के आकाओं की कमर तोड़ के सरकार रख देगी। और दुनिया के धरती के किसी भी कोने में है, वहां से इस साजिश को अंजाम देने वाले को भारत सरकार ढूंढ निकालेगी। ये प्रधानमंत्री का बयान था। उन्होंने अंग्रेजी में भी पढ़ा। जिस बयान को उन्होंने हिंदी में पढ़ा, अंग्रेजी में भी पढ़ा, यानी जो इंटरनेशनल ऑडियंस है उसको भी एक तरह से, और जो देश भारत के साथ इस घड़ी में खड़े थे उनको भी एक संदेश देने की उन्होंने अंग्रेजी में पढ़कर, हालांकि वो टेडी प्रॉम्प्टर पे बिल्कुल उनका स्पीच साइमल्टेनियसली चल रहा होता है, तो उन्होंने पढ़ के उस भाषण को संबोधित किया वहां पे। तो जाहिर तौर पर दुनिया भर को उसके जरिए एक संदेश दे दिया, पाकिस्तान को भी। अब पाकिस्तान भी ये बात सोच रहा होगा ललित जी, और देश भर में जो जानकार है, अब ये कयास लगाए जा रहे हैं सुरक्षा
के जो एक्सपर्ट्स है वो लगा रहे हैं कि अब कार्रवाई किस तरीके की होगी, जबकि कल सीसीएस के बैठक में बड़े फैसले ले लिए गए, जिसकी सिंधु ट्रीटी की आपने बात की, जिसके आप खुद बड़े जानकार हैं। तो आपने देखे वो निर्णय तो ले लिए गए। आज जब अटारी वाघा बॉर्डर पे पाकिस्तान के नागरिक जो भारत में आए हुए थे, वो फौरन यहाँ से जाने की बाहर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर हाल में उनको 48 घंटे के भीतर छोड़ना है भारत को। हुँ। तो वहाँ भी बिल्कुल जमघट लगी हुई है, लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं और ज़ाहिर तौर पर टेंशन एक तरह से समझिए तो बॉर्डर पे ज़रूर इसका फ़ील हम लोग, क्योंकि राजधानी में बैठे हुए हैं, तो हम लोग फ़ील नहीं कर सकते। लेकिन बॉर्डर पे जो लोग बैठे हैं वो उसको फ़ील कर रहे होंगे, और प्रधानमंत्री का जिस तरीके से भाषण आया है, किस तरीके से भारत रिटेलिएट करेगा, उरी और पुलवामा के बाद बालाकोट हमारे सामने उदाहरण है। जब वो कह रहे हैं कि धरती के किसी कोने से वो खोज निकालेंगे इन आतंकियों को, तो भारत सरकार के पास और हमारे आर्म्ड फोर्सेस के पास ऐसे क्या खुफिया जानकारी है जहां से इन लोगों के और या किस तरीके की रणनीति अपनाई जाएगी, ये अभी तथ्य सामने नहीं है। लेकिन भाषण से ये जरूर लग रहा कि कोई ना कोई बड़ा एक्शन जो 2016 में हुआ था और 2019 में हुआ था, उस तरीके का एक रिटेलिएटरी एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। और इस समय जो है जाहिर तौर पर आप देखिए देश भर में ये सवाल अब उठने लगे हैं कि इतनी बड़ी इंटेलिजेंस चूक कैसे हो गई। इतने निर्दोष लोग जहां पे उस घटना स्थल पे सेना को पहुंचने में 45 से 1 मिनट से 1 घंटे लग गए। घुड़सवार जो वहाँ पे जो खच्चर चलाते हैं, जो वहाँ पे लोकल हैं, उन लोगों ने बहुत लोगों की जानें बचाई हैं। और सेना वहाँ से लेट पहुंची, पुलिस वहाँ पे लेट पहुंची। इन तथ्यों पे भी बात होना बहुत जरूरी है कि क्यों बार बार इस तरीके की इंटेलिजेंस चूक हो जाती है। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं किस तरीके की कार्रवाई होगी, हमें इंतजार होगा, लेकिन जाहिर तौर पर लग रहा है कि भारत सरकार कुछ ना कुछ इच्छा शक्ति तैयार कर रही है और उसको लेकर मंथन चल रहा है। मनीष, हम लोग प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पे आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, जैसे हमारे यहाँ सीसीएस की है, वैसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की भी बैठक वहाँ पे चल रही है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उसके बाद पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर और उसके बाद रक्षा मंत्री, ये तीनों लोग उस बैठक में मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है कि सीसीएस की बैठक भारत में हुई और ठीक उसके एक दिन के बाद वहाँ की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की भी तरफ से कुछ रिटेलिएटरी मतलब मेजर्स या एक्शंस आपको देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, देखिए अगर भारत इस तरह की कोई भी कार्रवाई करता है, और अब क्योंकि पहले आपको याद है कि उरी वाला अचानक किया था, बहुत ही खुफिया तरीके से उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। वही स्थिति बालाकोट में थी, बहुत ही खुफिया तरीके से ग्वालियर से अलग-अलग जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के बेसेस हैं, वहाँ से देर रात मिराज से लेकर जगुआर फ्लाई करती है और बालाकोट में जाकर स्ट्राइक करके वापस आ जाती है। इस बार क्योंकि तथ्य सामने, भारत ने ऐसा कोई अभी तक काम किया नहीं है। कूटनीतिक तौर पे, डिप्लोमैटिक तौर पे बड़े निर्णय लिए गए कल। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पाकिस्तान भी इस बात का में भी इस बात के लेके कयास लगाए जा रहे होंगे पाकिस्तान में कि आखिर किस तरीके की कार्रवाई होती है। लेकिन आपको बता दें कल जो है अरब सागर में पाकिस्तान की जो नेवी है वो एक मिसाइल टेस्टिंग करने जा रही है वहाँ पे। जैसी खबरें आ रही है वहाँ पे एक मिसाइल टेस्टिंग करेगी, और जाहिर तौर पर उसके जितने वायुसेना को वहाँ पे अलर्ट किया गया है। उसके बॉर्डर के आसपास जितने एयर बेसेस हैं वहाँ पे वायुसेना वो भी अलर्ट है, उनको भी इस बात का डर सता रहा। तो इस बात के जरूर ये चिंता की स्थिति है कि इस तरीके की घटना को पाकिस्तान ने अंजाम दिया, और जो एक इस समय दुनिया भर में जबकि अस्थिरता, वैश्विक तनाव हम देख रहे हैं फिलिस्तीन इजराइल में, यूक्रेन और रूस में, और इस तरीके की अस्थिरता के बीच जो है दक्षिण एशिया में भी जो है एक माहौल जो है इस तरीके का बनता जा रहा। तो इसको ये चिंताजनक हालात है, लेकिन क्योंकि निर्दोष लोगों की हत्या जिस निर्मम तरीके से की गई है, पाकिस्तान को इसका खामियाजा तो कुछ ना कुछ उठाना होगा और देखना होगा कि भारत सरकार क्या निर्णय लेती है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में वहाँ की भी सीसीएस जो है, वहाँ की जो कमेटी है वो उसको लेकर बैठक कर रही है। उनके लिए भी, उनको भी नींद नहीं आएगी कि किस समय क्या वज्रपात होगा। प्रधानमंत्री का बयान आ गया है, तो उसके बाद उनको भी इस बात की चिंता सता रही होगी कि किस तरीके की कार्रवाई होगी। तो हलचल तो बहुत तेज है ललित जी। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, आप क्योंकि इंडस ट्रीटी को बहुत अच्छे ढंग से कल एक्सप्लेन भी कर रहे थे, लेकिन क्या लग रहा है आपको, सैन्य इस कार्रवाई के ऑप्शन है सरकार के पास? क्या सरकार कर सकती है इस समय? क्योंकि इस समय हर जगह स्थिरता का माहौल है और दक्षिण एशिया बिल्कुल अस्थिर हो जाएगा। बांग्लादेश देखिए किस तरीके से अस्थिर है,
श्रीलंका भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो इस तरीके से पूरे दक्षिण एशियाई इलाके में इस तरीके की अस्थिरता क्या आपको बताती है? देखिए मनीष, सबसे बड़ी बात ये है ना कि इस पूरे प्रकरण में पूरा वैश्विक लेवल पे जैसे आपने बताया कि अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, मध्य एशिया में बना हुआ है, बाद में आपका इज़राइल, यूक्रेन और रसिया का जो प्रसंग है वो आपने देखा ही है, वो चल ही रहा है। साउथ चाइना सी में अभी चीन फिलहाल थोड़ा-सा शांत है, तो इसलिए थोड़ी-सी शांति आप वहाँ पे मान सकते हैं। बट साउथ चाइना सी को भी लेकर के तमाम तरह की दिक्कतें, परेशानियाँ आती ही रहती हैं। चाइना का जो अपना नेचर है, वो ये है कि वो सबकी ज़मीन पर ललचाई नज़रों से देखता है। उसकी ये कोशिश टैरिफ होती है वार कि भी है। हाँ, किसी भी तरीके से वो सबकी अगल-बगल के अड़ोसी-पड़ोसी जितने भी हैं, सबकी ज़मीन को जो है उस पे उसकी नज़र ही रहती है, कि सबकी ज़मीन जो है वो हमारी ज़मीन है। तो उस मेंटालिटी के साथ चाइना भी है। और इस तरीके से देखा जाए कि भारत-पाकिस्तान के बीच में अगर आप देखेंगे तो पहलगाम का जो इश्यू है वो बहुत ही इसलिए थोड़ा-सा अलहदा है। आप उड़ी अटैक को देखिए, चाहे पुलवामा के अटैक को देखिए, वो तब था जबकि प्री 2019 का मामला था जो है। पुलवामा हो चाहे उड़ी हो। और उस समय स्पेशल स्टेटस का दर्जा बहाल भी था। लेकिन 2019 के बाद तस्वीर बदली और लॉकडाउन्स लगते गए, इंटरनेट वहाँ सस्पेंशन रहा। आपने देखा होगा कि फिर बाद में इस तरीके से 2016 में बुरहान वानी मारा गया और बुरहान वानी के मारे जाने के बाद स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और उसको कंटेन किया गया धीरे-धीरे। और 2019 के बाद सूरत ये बनी जो है कि वहाँ पे एक तरीके की नॉर्मैलिसी भी रिटर्न हो रही थी जो है। आप जैसा कि कल बता भी रहे थे कि उसमें कितनी बड़ी संख्या में पर्यटक जो है वो गए भी थे और इस साल भी एक्सपेक्टेड था कि पर्यटक जाएँगे वहाँ पे। तो निश्चित तौर पे ये एक चोट, जो पहलगाम का जो हमला है, जो आतंकी हमला, वो सिर्फ़ केवल आतंकी हमला नहीं है बल्कि इकोनॉमिक तरीके से पूरा डिसरप्शन की बात है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो खास तौर से कश्मीर का जो है, वो इकोनॉमी टूरिस्ट बेस्ड है और अगर उस पर किसी तरह का दहशत फैलाओ, दहशत क्रिएट करो तो निश्चित तौर पे इकोनॉमी जो है बर्बाद होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि टीवी पे कुछ ऐसे होटल संचालक भी थे जो कह रहे थे कि उनकी गाढ़ी कमाई, जमा पूँजी जो है वो खत्म हो गई। उन्होंने एडवांस ले रखे हैं और पैसा वापसी करेंगे 10 दिन, 15 दिन जो भी लग जाए लेकिन पैसा वापसी करेंगे। तो आप उसके इम्प्लीकेशंस को आप समझिए। इस स्थिति में भारत सरकार की तरफ से जो 5 मेजर्स लिए गए अभी वो डिप्लोमेटिक तौर पर मेजर लिए गए हैं। सीधे तौर पर मेजर हो गया कि तमाम सारी चीज़ होती है कि कुछ कोवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाए, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो गई। लेकिन सवाल है कि सर्जिकल स्ट्राइक भी कितना कारगर होगा? अगर मान लीजिए कि उड़ी के बाद अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान की ज़मीन पर जो आतंकी तंजीमें थीं, उनमें से किसी कुछ को ध्वस्त किया गया, लॉन्चिंग पैड को डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके 3 साल के बाद ही 2019 में फिर पुलवामा का हमला हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि और पुलवामा के हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है। अब बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद क्या है कि ठीक है, हमने उनकी कमर तोड़ दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन बावजूद जो है जम्मू कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन भी हो रहा है, उसके बाद जो है आतंकी हमले भी हो रहे हैं। तो ये जम्मू बात में भी हमले हुए हैं ललित जी, जम्मू के आसपास में काफ़ी हमले हुए हैं हाल-फिलहाल में। जम्मू में मनीष, जम्मू का तो हाल ये है कि पहले क्या होता था कि नॉर्थ कश्मीर के ज़रिए मैक्सिमम जो है वो इन्फिल्ट्रेशन हुआ करता था। अब तो क्या है कि कठुआ, किश्तवाड़ और ये इन जगहों से हो रहा है। तो एक और ये प्रॉब्लम वाली बात हो गई है कि जम्मू साइड से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये प्रॉब्लम की बात है। तो कहने का अर्थ है कि सर्जिकल स्ट्राइक ही अगर उपाय है, तो उड़ी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो उसके बाद पुलवामा नहीं होना चाहिए था। पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, तो उसके बाद और टेररिस्ट एक्टिविटीज वैली में नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये कि मतलब ये कि उनकी फ्रीक्वेंसी घटी, लेकिन ये कि घटनाएं मतलब होती रही। अब उसको लेकर के जानकार ये भी कहते हैं कि चूंकि जम्मू कश्मीर का जो टेरेन है, उसका जो अपना एक सोशल जो एक स्ट्रक्चर है, वो भी तीसरी बात जो है कि 2019 के बाद जो एक ऐसा धड़ा है, जो रेडिकल धड़ा है, उनको ये लगता है कि कश्मीर जो है अब हमारे हाथ से करीब करीब निकल चुका है। और पब्लिक भी, आप देखिए जो है कि पहलगाम के अटैक के बाद पब्लिक का जो कश्मीरी जो पब्लिक का रिएक्शन या उनका कोहेशन, मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया के जो टूरिस्ट जो वहां पे गए थे, उनके साथ किस तरीके का था, उससे आप यही समझ सकते हैं कि जितने बाहर के जो टूरिस्ट गए थे, वो सब कह रहे थे कि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत कोऑपरेट किए। और इस मुश्किल घड़ी में मतलब हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कश्मीरी लोगों से इस तरह का सहयोग मिलेगा, लेकिन ये कि कश्मीरी भाइयों से सहयोग मिला है। तो इसका मतलब कि ये जो सारी चीजें हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंक के आका हैं और पाकिस्तानी हुक्मरान जो है, आईएसआई या पाक आर्मी, तो उनका एक जो एजेंडा है कि भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार चला करके भारत को हमको डिस्टर्ब करना है। और वो प्रॉक्सी वार, क्योंकि उनको ये पता है कि डायरेक्ट फाइट का मतलब है कि फिर 1965, 1971, 1999 जैसी स्थिति का निर्माण होना,
तो उससे ज़्यादा उनको एम्बैरेसमेंट भी फ़ील करना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पाक आर्मी अपने आप को अत्याधुनिक बनाती आई है और 1999 में दिख गया जो है कि उनकी हालत क्या हुई। तो पाकिस्तान आर्मी को लगता है कि प्रॉक्सी वार एक ऑप्शन डायरेक्ट फाइट का हो सकता है। अब प्रॉक्सी वार में भी अगर वो पिछड़ जाएँगे, प्रॉक्सी वार भी उनका अगर कामयाब नहीं होता है, तो एक जो सपना है कि भारत से हमको सड़ा-गला हमारा हिस्सा मिला, हमारे पास कुछ नहीं मिला, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, तो उसका बदला कैसे पूरा होगा? तो इस हिसाब से क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से चाहे हुकूमत किसी की भी हो और पाकिस्तान आर्मी का चेहरा कोई भी हो, चीफ कोई भी हो, वो इस माइंडसेट के साथ ही चलता है कि हम कुर्सी सँभालेंगे तो हमारा प्राइमरी टास्क जो प्राइमरी एजेंडा यही है कि वो जम्मू कश्मीर में हमको डिसरप्ट उसको करना है। लेकिन इन सब के बीच भी जिस तरीके से विगत 2014 से लेकर के 2025 के बीच में इंटरनेशनली भारत का एक रुतबा बढ़ा है, भारत की एक साख बढ़ी है, भारत की पहचान बढ़ी है, देशों के साथ एक कोहेशन भी बना है। ऐसी सूरत में निश्चित तौर पे पाकिस्तान को तो सोचना होगा कि भारत के तरफ से अगर कोई कार्रवाई होती है तो शायद उसको बचाव के लिए शायद हो सकता है कि चाइना थोड़ी बहुत मदद करे। लेकिन ये कि आज के माहौल में अमेरिका के टैरिफ वार के बीच में चाइना भी कम से कम इस बात की ज़हमत नहीं उठाएगा कि वो सीधे तौर पर इनके साथ जाए, पाकिस्तान के साथ जाए। तो निश्चित तौर पे कि पाकिस्तान के अंदर जो खौफ है, उसकी वजह तो है। जी, मनीष? और आपको प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद आपको क्या लग रहा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा इस वक़्त जब वो कह रहे हैं कि हम धरती के किसी कोने से खोज निकालेंगे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? प्रधानमंत्री क्या सोच कर इस तरीके के बयान उन्होंने दिया होगा? अ, मनीष का कहावत है ना कि एक्शन जो होता है वो वर्ड से भी कभी बहुत लाउडर होता है। तो स्थिति ये होती है कि आप प्राइम मिनिस्टर के भाव-भंगिमा को देखिए जब वो अपने सऊदी अरेबिया के ट्रिप को सॉल्ट किया और उसके बाद फिर वापस रात में ही दिल्ली आए और सीसीएस की बैठक जो शाम को होनी थी कल, लेकिन उससे पहले सुबह में ही उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग दिल्ली एयरपोर्ट पे की। और उस समय का उनका चेहरा देखिए और जो तस्वीरें जब आ रही हैं सीसीएस की मीटिंग के दौरान की जो तस्वीरें आ रही हैं, उन तस्वीरों में उस चेहरे पर भाव-भंगिमा को देखिए। तो आप वहाँ से समझ सकते हैं कि निश्चित तौर पे कि मन के अंदर क्या चल रहा होगा क्योंकि बहुत कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को शब्दों के ज़रिए ही कहा जाए। हुँ, कुछ चेहरे का जो भाव होता है, वो भी बताता है कि हम आपसे कितने खुश हैं या नाखुश हैं, नाराज़गी हमारी कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, तो चेहरा बता भी देता है। लेकिन कुछ लोग इसको दरकिनार कर सकते हैं कि सियासत में इस तरह की चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है, राजनीति में इसका मतलब नहीं होता है। लेकिन कहीं न कहीं आप एक इमोशनल कंटेंट भी होता है। आप देखिए जो है कि 26 पर्यटक मारे गए और 26 पर्यटक में उसमें धर्म पूछ करके मारा गया। पहले तो ये होता था कि वो आते थे इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग होती थी, मतलब इवन टारगेट किलिंग भी होती थी। तो टारगेट किलिंग में भी क्या होता था कि वो जो टेररिस्ट होते थे, जो उनके इन्फॉर्मर्स होते थे, वो बताते थे कि फलाने जगह पे जो है वो नॉन कश्मीरी है, माइग्रेंट्स हैं और वो जाकर के उनसे बिना पूछे-पाछे उनको गोली मार देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि बाकायदा वहाँ पे गए हैं, उन्होंने पूछा है और सबसे उसकी पहचान पूछी है और उसके बाद मारा। महिलाओं को छोड़ दिया बच्चों को छोड़ दिया और महिलाओं बच्चों को छोड़ कर के केवल एक मैसेजिंग देने की कोशिश की जो है कि उनके मन के अंदर एक डर का माहौल बने कि कश्मीर को लेकर के वो सोचे कि भई अगर क्योंकि वो तस्वीरें भी जाएँगी और वो अगर दिल्ली आएँगे तो उनके साथ कुछ इस तरह का हो सकता है, तो मतलब खौफ क्रिएट करने की तो मामला ये बना जो है कि प्राइम मिनिस्टर का ये कहना एकदम वाजिब भी है और किसी भी देश का जो प्राइम मिनिस्टर, देश का मुखिया संकट की घड़ी में और इस तरीके से अपनी बात नहीं कहेगा, देश के मनोबल पे, लोगों के मनोबल पर भी असर पड़ता है, तो मनोबल को मेंटेन करने के लिए भी ये ज़रूरी है। और इससे भी बड़ी बात है कि आपको याद होगा कि शुरू में प्राइम मिनिस्टर जो है एक सभा को संबोधित कर रहे थे और वो वही समय है कि जब उड़ी पे अटैक हुआ था। उड़ी पे आतंकियों ने हमला किया था। और उसके बाद जो शुरू में भी इसी तरह की बात की थी जिसमें कहा जो है कि जो भी इसके लिए गुनहगार हैं, ज़िम्मेदार हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं और आपने देखा उसके बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था और सभी लोग जो ऐसे अपने दफ्तर में बैठे थे शायद दोपहर का वक़्त था 2 या ढाई का और उसके बाद एक तस्वीर जारी होती है जिसमें ये पता चलता है कि इंडियन कमांडोज़ जो है वो एंटर करते हैं और किस तरीके से लॉन्चिंग पैड को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो निश्चित तौर पे कि पाकिस्तान के अंदर खौफ तो होगा, पाकिस्तान भी कम से कम क्या उसको रिजेम्बलेंस भी है और उससे वो इक्वेट करने की भी कोशिश करेगा कि 2016 में क्या हुआ था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहाँ वो बात कही थी, जनसभा ही थी। यहाँ भी ये पहलगाम के बाद वो पहली जनसभा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की बिहार में हुई है
और तो कहीं न कहीं उससे एक सामंजस्य बनाने एक कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी और ये कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जाएगी और भारत में जितने भी इंडियंस हैं, भारतवासी हैं, उनको भी ये लग रहा होगा कि निश्चित तौर पे 2016 में उस घटना का अगर इस तरीके से अंजाम दिया गया है, तो पहलगाम की घटना और बड़ी है और निश्चित तौर पे उसका कहीं न कहीं भारत की तरफ से रिएक्शन आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। जी, मनीष? मुझे एक और बात ललित जी ये लग रही है कि कहीं न कहीं जिस तरीके से कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर को विधानसभा चुनाव के बाद, क्योंकि वो अब केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ की सुरक्षा जम्मू कश्मीर पुलिस अब उमर अब्दुल्ला को रिपोर्ट नहीं करती है, वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो वहाँ पे हैं उनको रिपोर्ट करती है। और इस तरीके का आतंकी हमला, क्योंकि बताया जा रहा था कि कश्मीर में सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया है, पर्यटक आ रहे हैं, पर्यटक की संख्याओं के दम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के दम पे कश्मीर को जिस तरीके से पेश किया जा रहा था, 2023 में वहाँ पे G20 देशों का एक सम्मेलन भी हुआ था। तो कश्मीर को जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही थी भारत सरकार, देखिए उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है और उनका जो मुखपत्र है सामना, उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि 370 खत्म कर दिया। कहा जा रहा था कि वहाँ शांति हो जाएगी, लेकिन अभी भी वहाँ पे इस तरीके से हिंदू मारे जा रहे हैं। तो राजनीतिक तौर पे भी लगता है कि कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव हालाँकि बिहार के दूर है, लेकिन सरकार की कथनी और करनी और जिस तरीके से चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया, सब कुछ सामान्य नहीं है जम्मू कश्मीर में आज के तारीख में भी। अभी भी वहाँ और हाल-फिलहाल में भी इस साल की शुरुआत में वहाँ पे आतंकी हमले हमने जम्मू में देखे हैं। तो अभी तक स स हालात वहाँ पे सामान्य नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पे भी बीजेपी, क्योंकि जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर, वहाँ पे जहाँ पे इतने 2000 के आस-पास पर्यटक जमा हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को तो इस बात की चिंता हो रही होगी कि राजनीतिक नुकसान हो सकता है। जिस तरीके से जो विधवा हुई है, वो सवाल जो मुख्यमंत्री जा रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं कि कहाँ थी सरकार, कहाँ थे सुरक्षाकर्मी? मनीष, इस सवाल को चूंकि ये मामला सियासत से जुड़ा हुआ है तो सियासी सवाल पूछे भी जाएंगे और सियासी तौर पर हमले भी किए जाएंगे और बीजेपी के नेता, बीजेपी की सरकार उसका जवाब भी सियासी तौर पे देगी। लेकिन अगर आप देखिए उसको इंडिपेंडेंटली आप देखिए जो तो अनुच्छेद 370 या 35A दोनों को जब स्क्रैप किया गया जो है तो उसका ये था, मकसद ये था जो है कि जो बुनियादी तौर पर कुछ बातें हैं, कुछ दिक्कतें हैं, उनको दूर किया जाए। मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत ऐसे धड़े हैं जिनको उनका वाजिब हक जो है नहीं मिल पा रहा है और उस आर्टिकल 370 और 35A का फायदा जम्मू कश्मीर के कुछ परिवारों ने ही उठाया। जमीनी स्तर पर बहुत ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी रही है जिसको उसका फायदा नहीं मिला, तो अब समय आ गया है कि उस फायदे को दिया जाए। ये एक थोड़ा सा मतलब क्या होता है कि रियोटरिक भी होती है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो इस तरह की बात करती थी और जनता को कन्विंस करने की भी कोशिश करती थी कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म का जो मूल है वो मूल चीज आर्टिकल 370 और 35A है। लेकिन अगर उसको तकनीकी तौर पे देखें तो उससे जैसे मतलब इसको आप सामान्य उदाहरण देख लीजिए कि किसी का बच्चा मतलब गुटखा खाता है, पान खाता है और अपने बाप के जेब से पैसे चुराता है और उसके बाप की इनकम जो 1000 रुपए, 1500, 2000 रुपए है, तो वो कुछ ज्यादा पैसा चुरा लेता है और जाता है फिर गुटखा कुछ ज्यादा मात्रा में खरीदता है और खाता है। अब उसके फादर की इनकम जो घट गई, तो ऐसा नहीं है कि वो जो गुटखा खरीद रहा है उसकी आदत चली गई, उसकी आदत तो वैसी ही है। हाँ, जो पहले 100 रुपए का गुटखा खरीदता था वो गुटखे की खरीद उसकी 10 रुपए 20 रुपए की हो गई, तो उसमें कमी आ गई। तो अनुच्छेद 370 या 35A जो था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके जरिए वहां पे क्या था कि खुद ही समाज में बहुत ज्यादा डिवीजन था, उसमें रिच और पुअर के बीच की जो खाई जो है वो बहुत ज्यादा मेंटेन हो गई थी और इसका बड़े पैमाने पर आतंकी जो फायदा उठाते थे। अब क्या हुआ है कि अब चूंकि इस पूरी स्क्रैप हुए केवल 6 साल बीते हैं, तो जो चीज अमल में 64 साल लाई गई है या रही है, उस चीज की दूरी, उसके जरिए जो गैप जो क्रिएट हुआ था वो 6 साल में उसको आप फिल नहीं कर सकते, उसको भी फिल होने के लिए समय चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पे क्या है कि समाज का वो धड़ा जो मेन स्ट्रीम में नहीं जुड़ पा रहा था, अब उसको जुड़ने का मौका मिल रहा है। अब जब वो समाज का मतलब वो हाशिए पर गई हुई मतलब सोसाइटी जब वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उसको जगह मिलेगी तो स्वाभाविक है कि वो बहुत लोगों को अखरेगा, वो पसंद नहीं आएगा, वो किसी भी तरीके से चाहेंगे कि डिसरप्शन होता रहे। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर में जो ये आइसोलेटेड जो टेररिज्म की जो एक्टिविटीज हो रही हैं, वो आप ये कहो कि 100% उसको आप कंटेन कर पाओगे, तो वो अभी हाल फिलहाल के दिनों में या सालों में, वर्षों में तो नहीं नजर आता। लेकिन ये बात सच है कि जितना ज्यादा समाज के उस धड़े का जो मेन स्ट्रीम से जिसका ताल्लुकात नहीं रहा है,
वो जब धीरे-धीरे अपने आप को इंटीग्रेट करेगा जो है, तो फिर वो खाई कम होगी और उसके बाद धीरे-धीरे लोगों को ये लगेगा जो है कि अब मतलब इस तरह की चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी घटना अगर वारदात होती है और जिसमें वारदात करने वाले बाहर के लोग हैं, तो ये तो बात तय है कि वो बिना लोकल सपोर्ट के, लोकल शेल्टर के वो चीज़ संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। तो लोकल सपोर्ट, लोकल शेल्टर तो है, लेकिन धीरे-धीरे उन लोकल्स के भी मन में जब ये चीज़ आएगी कि भई अल्टीमेटली इससे कोई फ़ायदा नहीं है और हमको भई पैसा ही चाहिए, अल्टीमेटली वो पैसे के लिए काम करते हैं। कुछ लोगों का जो है वो रेडिकल तत्व होते हैं, तो कुछ उसको मतलब धर्म के हिसाब से देखते हैं। लेकिन मेजरली ये देखा गया है कि उसमें इकोनॉमिक एंगल, और जम्मू कश्मीर में ये सारी चीज़ें हैं कि वहाँ के जानकार भी ये कहते हैं कि इकोनॉमिक जो एंगल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये डिस्पैरिटी जब घटेगी तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि जो शेल्टर देने वाली प्रवृत्ति है, वो सारी घटेंगी। तो जब वो घटेगी तो अपने आप टेररिज्म जो है और ज़्यादा सबसाइड होगा। लेकिन चूँकि सियासत है, तो सियासत में विपक्षी दल ये सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि जब आप सीना ठोक करके, ताल ठोक के जब कहते हैं कि इसका मकसद इसी वजह से टेररिज्म हो रहा था और उसकी वजह से टेररिज्म, उसके हटने के बाद भी टेररिज्म हो रहा है, तो विपक्ष का सवाल पूछना लाज़मी है और विपक्ष सवाल पूछेगा और बीजेपी या सत्ता पक्ष को उसका जवाब देना है, सत्ता पक्ष वो जवाब देगी, तो ये इसका एक केवल अब सियासी एक पहलू आप देख सकते हैं। मेरा एक सवाल और था ललित जी कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में वहाँ पे स्थानीय लोग इस पूरी घटना के विरोध में सड़कों पे उतरे हुए हैं, क्योंकि इस बार उनके पेट पे लात पड़ा है। अभी तक वहाँ पे कभी किसी पर्यटकों को नुकसान, अमरनाथ यात्री जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं उनको ज़रूर आतंकियों ने उन पे हमला किया है, हाँ, लेकिन कभी ऐसे करेक्ट। पर्यटक घूमने जो हुँ। आते हैं श्रीनगर या सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाँव, उन पे कभी हमला नहीं हुआ था। तो इस बार काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि आज भी सुबह मैं देख रहा था कुछ रिपोर्ट्स में टीवी पे, तो शटर डाउन है, लोगों के शॉप्स बंद हैं, 80% कैंसिलेशन आ गया, जैसा कि आपने भी अभी ज़िक्र किया। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस बार जम्मू कश्मीर में भी स्थानीय लोगों में नाराज़गी कुछ ज़्यादा इस बार बढ़ेगी, जिस तरीके का इस बार हमला हुआ है? और ये लास्ट पाकिस्तान को इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि अगर स्थानीय लोग ही पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरीके से हो जाएँगे और इस तरीके से बिल्कुल नफ़रत करेंगे, क्योंकि उनके पे रोज़ी-रोटी पे हमला किया जाएगा। तो क्या लगता है आपको, ये एक बड़ा बदलाव इस हमले के बाद देखने को मिलेगा क्या जम्मू कश्मीर में? हाँ, निश्चित तौर पे मनीष, आपने देखा होगा कि किस तरीके से टेलीविज़न पे जो होटल का एक ओनर है, जो श्रीनगर में अपना होटल चलाता है, पहलगाम में वो बता रहा था कि कुछ पैसे लेकर के पहलगाम में कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसको ये उम्मीद थी कि इस सीज़न में उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और वो अपने कारोबार को और आगे बढ़ाएगा। लेकिन उसने ये कहा जो है कि स्थिति ये हो गई कि उसके पास पैसे नहीं हैं। लोगों से एडवांस में पैसे ले लिए, लोग टूरिस्ट वहाँ पे आते, उस होटल में रहते, उसको और जो शेष पैसा है वो मिलता। अब स्थिति ये हो गई है कि जो जितने लोगों से उसने एडवांस ले रखे हैं, अब वो एडवांस देने की वापसी की बात है और उसके पास पैसे नहीं है कि उस एडवांस पैसे को वापस कर सके। तो निश्चित तौर पे वो मतलब उसकी आँखों में आँसू थे, आँसू भी था, गुस्सा भी था और तमाम सारे जो छोटे-मोटे जो होटल संचालक थे या जो टैक्सी चलाने वाले, खच्चर चलाने वाले या जो छोटी-मोटी दुकानें जो खोल करके अपना रोज़गार करते हैं, तो जो कि रोज़गार ही उनका मतलब टूरिज़्म ही उनका एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो स्वाभाविक तौर पे है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से या आतंकी तंजीमें इस तरह की वारदातों को अंजाम देंगी, तो आप देखेंगे जी कि आने वाले टाइम में निश्चित तौर पे लोकल लोग ही बायकॉट करना शुरू कर देंगे। अल्टीमेटली ये सारे लोग मतलब कहीं न कहीं से शेल्टर पाते हैं और किसी की थोड़ी सिम्पैथी भी रहती है। तो जैसे-जैसे वो सिम्पैथी ब्रेक होगी, तो उसके बाद आप देखेंगे कि इस तरह के मामलों में और कमी आएगी। लेकिन इसमें एक खास बात ये है कि जम्मू कश्मीर का जो टेरेन है, वो टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट है। पहले क्या होता था जो है कि पहले की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती थी और ये जो टेररिस्ट हुआ करते थे, वो लोकल लेवल के गाँव में जाकर के सपोर्ट लेते थे, ज़बरदस्ती लोगों के घरों में घुसते भी थे, उनसे खाना खाते थे, रात में रुकते थे और फिर अपने ऑपरेशन को अंजाम देते थे। उसमें उनको कामयाबी भी मिलती थी और एनकाउंटर में मारे भी जाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इस प्रवृत्ति में कमी आई और उसके बाद अब ये क्या है कि बहुत ही जो हिल्स के जो हाई रीचेज़ हैं, जो डेंस फॉरेस्ट है, अब वहाँ अपना एक ठिकाना बना रहे हैं। और जो हाई रीचेज़ और डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ पे स्थिति है कि वहाँ पे अभी सर्विलांस और ट्रैकिंग उस लेवल पे नहीं हो पाई है और जो कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो फिज़िबल भी नहीं है। लेकिन ये कि आप कंसिस्टेंट 24/7 365 दिन अगर वो चीज़ करनी है, तो वो इतना ईज़ी भी नहीं होता है। लेकिन ये कि थोड़ी उन्होंने रणनीति बदली और ख़ास तौर से द रेजिस्टेंस जो फ्रंट है,
उसके जो लड़ाके हैं वो उन्होंने क्या किया है कि ये क्या है कि अपने आप को अलूफ रख रहे हैं। लोकल लोगों से भी जो है अपने आप को अलूफ रख रहे हैं। वो क्या करते हैं कि पूरा एक व्यवस्था के साथ आप देखेंगे कि पहलगाम वाले हमले में भी देखेंगे कि किस तरीके से आतंकियों ने चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स और उसके बाद नट्स और क्या-क्या सारी चीज़ें लेकर के आए थे और उनका मकसद ये था कि इस लड़ाई को अगर लंबे समय तक उनको जारी रखना है, तो वो उसको जारी रखें। तो अब परिस्थिति जो है थोड़ी-सी बदली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अब उस दिशा में काम करना होगा क्योंकि लोकल जो सपोर्ट है, अब पहले की बनस्पत उसमें करीब-करीब 90% तक की कमी आई है, अब उस तरीके से नहीं मिल रहा है। 10% सपोर्ट मिलता है, लेकिन अब आने वाले समय में जब इस तरीके से जब उनके पेट पे वहाँ के लोकल लोगों के पेट पे जब लात पड़ेगा और खुद आतंकी ही लात मारेंगे जो है, तो फिर निश्चित तौर पे वो एलिनेट होंगे और वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप ये पाएँगे कि आने वाले टाइम में इसमें कमी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये सोचना जो है कि एकाएक ये पहलगाम हुआ है और पहलगाम के बाद फिर कोई छोटी-मोटी घटना नहीं होगी, ये कहना जो है आज बिल्कुल। की तारीख में मतलब संभव नहीं। अब तो आपको कुल फ्लोर है। मिलाकर तो कुल मिला-जुला करके मनीष हम लोग की चर्चा में जो प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से अपनी इरादों को एकदम साफ कर दिया कि जो भी आतंकी तंजीमें हैं, जो भी लोग इस घटना के पीछे ज़िम्मेदार हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उनको उनकी मतलब औकात तक लाएँगे, धरती के हर कोने तक जहाँ कहीं भी होंगे, वहाँ से खोज के निकालेंगे और मिट्टी में मिला देंगे। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर में कोई इस तरह की घटना ना हो और वहाँ पे अमन-चैन बना रहे क्योंकि जम्मू-कश्मीर में अमन-चैन बने रहने का मतलब है कि पूरे देश की तरक्की और पूरे देश की तरक्की का मतलब है कि देश का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय जगत में और बढ़ना। तो मनीष हम लोग अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और खबरों को पढ़ने के लिए देश.फडल.com को लॉगिन करें जहाँ पर आपको फैक्चुअल तथ्यात्मक विश्लेषण के साथ खबरों को पढ़ने का मौका मिलता है। तो मनीष आपको धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी।